हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी? होपफुली सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी को मेरी तरफ से आपके रिज़ल्ट की अग्रिम शुभकामनाएँ। अभी अपन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। आंसर कीज़ वगैरह आप लोगों ने मैच कर ली होगी। कुछ बातें मैं मेरी तरफ से भी यहाँ पुट करता हूँ। आप लोग कॉन्सेप्ट्स के साथ में एक-एक क्वेश्चन को ढंग से समझें, क्योंकि आगे की आपकी जो एग्ज़ाम है या कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आपको ये काम आ। रही बात पेपर के बारे में, 1-2 मिनट अपन बात कर लेते हैं। पेपर में ए एंड आर टाइप और मैं ये बोल सकता हूं जो अपने पास में स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन थे वो ज्यादा थे। बिना नॉलेज के, डेप्थ में थ्योरेटिकल नॉलेज के ये अपना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही रिकमेंड कर दिया था, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, शायद उस बात की वैल्यू आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। दूसरी बात, डेरिवेशन के पीछे पड़े रहने से अपन ने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन शायद खराब नहीं किया होगा। क्वेश्चन वोश्चन भी आप लोगों ने सोल्व किए होंगे, तो ढंग से थोड़ा, मेरा ये ओपिनियन मैंने बहुत पहले शेयर किया था कि केवल डेरिवेशन के पीछे नहीं पड़े, डिस्क्रिप्टिव का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। तो आप लोग फिर भी अच्छा करके आए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के ऑर्डर्स अलग हो सकते हैं, आप अपने अपने पेपर में इसको मैच कर लें। ठीक है, पहला देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स द सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड द बॉडी। देखो भाई, शार्पनर है, तो शार्पनर की अगर मैं बात करता हूं, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे एग्जिस्ट करेगा? सेंटर पे। अगर शार्पनर प्लस पेंसिल मान ली होती तो इसके आंसर हो सकता है कि दो के कारण आउटसाइड भी आ सकता था। दूसरी बात करते हैं डाइस। डाइस तो वैसे क्यूबिकल सॉलिड बॉडी होती है, जो अपन लोग डाइस वगैरह यूज लेते हैं खेलने में, तो इसका सेंटर भी कहां एग्जिस्ट करेगा? सेंटर पे करेगा। इरेगुलर शेप्ड प्लेट, इरेगुलर का मतलब कैसा भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, अगर अपन बोले एल शेप, कैसी भी बना सकते हैं ना, इरेगुलर में कैसा भी आ सकता है। एल शेप आ गया, कॉनकेव शेप आ गया, तो भी आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा, ये भी आउटसाइड करेगा। रिंग है, तो रिंग का भी अपन लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब थर्ड पॉसिबल हो गया। रिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा, मटेरियल के अंदर नहीं करता है, ये भी पॉसिबल है। शॉर्टपुट सॉलिड स्फेयर की तरह ट्रीट करता है, इसका मतलब इसका भी इनसाइड एग्जिस्ट करेगा। और बेंगल जो होता है वो रिंग की तरह ट्रीट करता है, इसका मतलब अपने पास में थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा अपने ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया, देखो बात सुनो सर। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बात है। बैटरी वी से कनेक्टेड है, उसका एरिया ए है, तो मैं कैपेसिटेंस उसका बोल देता हूं सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, और उसके ऊपर जो चार्ज आया उस चार्ज का वैल्यू मैं बोल सकता हूं सीवी होगा, और इस वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू में वी। बैटरी से ये कनेक्टेड है। A dielectric slab of thickness d by 2 and dielectric constant k fully covered the area and is inserted between the plates. The new charge on the capacitor will be. नए चार्ज की वैल्यू अपने को निकालनी है। देखो भी, कैपेसिटर कनेक्टेड है बैटरी से, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इसका मतलब जो इसके प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी कंट्रोल कर रहा है, बैटरी मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा नहीं। पहली बात तो अपने क्लियर है। अब देखो, जो अपन ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर पुट किया और वो d/2 डिस्टेंस पे किया, तो हो सकता है इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगा, देखो बात सुनो। मान लो d/2 डिस्टेंस तक अपने पास में इसके अंदर ये फिलअप कर दिया गया, तो मैं बोल सकता हूं अपने पास में दो पोर्शन है, पोर्शन नंबर 1 और पोर्शन नंबर 2। और अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है तो मैं मान सकता हूं कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर आ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। दोनों का कैपेसिटेंस निकालते हैं। जो मैं C1 की बात लिख रहा हूं, तो C1 का मतलब आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है, सेपरेशन d/2 हो गया। C2 की अगर मैं बात करता हूं, तो C2 जो मेरे पास में आएगा उस C2 का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, बोलो कितना? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2। ठीक है भाई, ये अपने पास में कैपेसिटेंस बन गया। अब अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस इसका फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे ये समझ आ गया कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इस वैल्यू को अपन लोग फाइंड आउट करते हैं, तो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ये बात बन गई अपने पास में 1/c1 प्लस 1/c2। चलो ठीक है भाई, तो 1/c1 का वैल्यू बोलो कितना है? 1 यहां से मैं लिखूंगा कि अगर लिखूंगा तो के ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया 2, डी चला जाएगा ऊपर,
प्लस में यहां की अगर अपन बात करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगा अपने पास में d अपॉन में, बोलो कौन आ गया, 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एक पर्टिकुलर वैल्यू अपने पास में सोल्व हुई और उस वैल्यू में से अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो कॉमन तो मेरे पास में बोलो कितना आ जाएगा, 1/d/2a एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर बनेगा मेरे पास में 1/k प्लस में आ गया 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ऊपर k+1 अपॉन में कौन आ गया, k आ गया। तो अगर मैं c इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं तो आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट, यहां मेरे पास में बचा k+1 डिवाइडेड बाय, और यहां का जो वैल्यू मेरे पास में आएगा ये उल्टा हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं, सॉरी के आ जाएगा ऊपर, ये आ गया के ऊपर, और अपॉन में जो मेरे पास वैल्यू बचेगा डी इंटू में k+1। तो मेरे पास ये बन गया सी इक्विवेलेंट। अब अगर मैं चार्ज निकालता हूं तो चार्ज का वैल्यू तो बोलो कितना आएगा, क्यू डैश बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी, बैटरी का जो पोटेंशियल होगा इसको वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में नया जो आंसर बनेगा वो बन गया 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, साथ में आ गया k डिवाइडेड बाय, यहां मैं लिख सकता हूं d अपॉन में k+1। ठीक है भाई, ऐसा अपने पास एक रिलेवेंट ऑप्शन जो गिवन होगा उस रिलेवेंट ऑप्शन का ऑप्शन जो अपने पास में है वो ऑप्शन नंबर आ रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, तो क्या हुआ देखो, बैटरी अगर मैं मीडियम इंसर्ट कर देता हूं तो बैटरी के पोटेंशियल में तो कोई चेंज आया नहीं, कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया नहीं, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज होने के कारण कैपेसिटर की प्लेट्स पर भी चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, उनको फटाफट सॉल्व करके निकल लेंगे। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर माइनस का वाई टी। यहां पे y, x और y ग्रेटर देन 0 है, चलो भाई ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है। ये कह रहा है एट विच टाइम द ऑब्जेक्ट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। तो देखो सबसे पहला टाइम तो ये देख लो, रेस्ट पे होना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर मैं बोलता हूं कि भाई अपने पास में t इक्वल्स टू 0 ले लो, तो t इक्वल्स टू 0 पे लोगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू एक्स इंटू 0 माइनस का y इंटू 0। तो अपने पास में ये वेलोसिटी भी किसके बराबर बनेगा, 0 के। एक तो t बराबर 0 पे हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। एक अपन यहां पे बात करते हैं कि एक्स टी स्क्वायर माइनस का वाई टी बराबर आ गया 0, तो अपन लोग बोलेंगे एक्स टी स्क्वायर बराबर कितना होगा, वाई टी। तो अपन लोग बोल सकते हैं एक टी से टी कैंसिल आउट हो गया और टी का वैल्यू अपने पास में कितना आया, वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, तो अपने पास ऑप्शन जो बनेगा वो एक तो t बराबर 0 पे बनेगा, ठीक है भाई, ओनली वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन लोग बोल सकते हैं t बराबर 0 पे होगा और y अपॉन x पे होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात, बढ़िया करके आए होंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखो क्या कंडीशन है। ये कह रहा है कि जो अपने पास में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। देखो पहला कह रहा है द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इट मेंटेन्स इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देखो चलो अपन नॉर्मल सी बात करते हैं। आपको याद हो दो पैरेलली प्लेस्ड करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स में एक फोर्स होता है, उसको अपन फोर्स एट पर यूनिट लेंथ बोलते हैं और फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। ठीक है, अभी कह रहे हैं डी का वैल्यू 1 मीटर है, चलो बहुत बढ़िया बात है, 1 मीटर है। I1 I2 जो मेरे पास में आ रहा है वो I1 I2 ध्यान से देखो 1 एम्पियर के बराबर करंट ये कंसीडर कर रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचा, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू आ गया अपने पास में 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के बराबर। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कह रहा हूं ये कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है, कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों ही। अब देखो ये तो ओल्ड डेफिनेशन है, अगर दोनों स्टेटमेंट सही माने तब तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये तो ओल्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो अपन एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन पढ़ते भी हैं, पुरानी डेफिनेशन बोलते हैं उसको, और ये BIPM के अकॉर्डिंग लेटेस्ट है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड क्वांटिटी मेजरमेंट का जो फुल फॉर्म है, मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो अपने पास में यहां अगर अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड जो डेफिनेशन है ये भी करेक्ट है। ये कह रहा है एम्पियर विद्युत धारा की SI मात्रक है, इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया कि प्राथमिक आवेश E का संख्यात्मक मान ये मान लेते हैं अपन, और यहां सेकंड जो समय का SI मात्रक है वो सीजियम का जो अपने पास में एटम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में इसको डिफाइन किया जाता है, डिटेल से मैं भी आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अपन लोग ये बोलते हैं कि जो करेक्ट होंगे वो दोनों ही होंगे। ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये न्यू डेफिनेशन है, 2019 से एप्लीकेबल है, 2019 के बाद से एप्लीकेबल है। तो मेरा ओपिनियन इस क्वेश्चन के बारे में ये है कि भाई दोनों ही जो स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, बोथ 1 एंड 2 मैं ये मानता हूं कि ये दोनों करेक्ट जाएंगे, ओल्ड डेफिनेशन न्यू डेफिनेशन दोनों। ठीक है भाई, चलो
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, ध्यान दो। ये कह रहा है 2 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स। यहां पे सोर्स मान लिया, यहां से एक जो अपने पास में है वो 10 मीटर पे है और एक मेरे पास में डिस्टेंस मान लिया 15 मीटर पे। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा डेल्टा एक्स जो आया, उस डेल्टा एक्स को मैं मान लेता हूं 5 मीटर के बराबर। ठीक है जी। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.05 सेकंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ द वेव इन दैट मीडियम, स्पीड अपने को गिवन है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, सोर्स एक है तो दो सोर्सेज की तो अपन बात कर नहीं सकते, इसका मतलब ओमेगा फिक्स होगा, ओमेगा फिक्स होगा। अगर मैं यहां से बात करता हूं, v मेरे पास गिवन है, और जो अपन लेमडा की बात करते हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी इन वन ऑसिलेशन होता है। तो v मेरे पास में जो आया वो 300 मीटर पर सेकंड है, इसका वैल्यू मेरे पास आएगा 0.05। तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास में लगभग ये 15 मीटर के बराबर आ गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 मीटर है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो डिस्टेंस मेरे पास आया, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स बराबर जो है वो लेमडा बाई 3 है। और लेमडा बाई 3 होगा तो मैं फाई निकालूंगा यहां से, और फाई का वैल्यू आएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई बाई लेमडा इंटू में लेमडा बाई 3, ये कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा फाई का वैल्यू अपने पास में 2 पाई बाई 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है देखो ध्यान दो। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन, एक्सेलरेशन कैन बी 0 इवन इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या कह रहा है देखो, किसी समतल में गतिमान किसी वस्तु के लिए वेग बदलने पर भी त्वरण शून्य हो सकता है। गलत बात है, जहां वेलोसिटी में चेंज आएगा वहां 100% एक्सेलरेशन होगा ही, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। दूसरा क्या कह रहा है देखो, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। ये करेक्ट हो सकता है भाई साहब। कैसे देखो बात सुनो, सर्कुलर मोशन इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड इसका सेम रहता है और डायरेक्शन बोलो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट होगा वो उसको मैं करेक्ट मान सकता हूं। तो अपन लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वाइल स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका परफेक्ट एग्जांपल होता है। ठीक है जी। अब देखो अपन कोई फालतू बात नहीं करेंगे सॉल्यूशन के दौरान, केवल सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या हुआ, जो हाई जो वो कुछ बातें नहीं, फालतू गोलीबाजी कोई बातें नहीं है। सॉल्यूशन देख लो अपने आराम से। देखो ध्यान दो, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन एन एलिवेटर लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन विच फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द लिफ्ट। देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है। ठीक है भाई साहब, मान लेते हैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर ये रुका हुआ होगा तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि भी अपने पास में ये कंडीशन है, यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है जो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, फोर्सेस तो सारे ही लगेंगे, वेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर आएगा, और ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे इस नॉन इनर्शियल फ्रेम की रेस्पेक्ट में कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अपने पास में जो ये ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन अपन लोग मान लेते हैं कि कौन सा हुआ बताओ। अपने पास में ग्रेविटी ओनली, ये तो गलत हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन सही है, ग्रेविटी एंड सूडो फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन एंड सूडो फोर्स। तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ग्रेविटी लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रियल एंड वर्चुअल रेस। ये तो समझ रहे हो यार आप, रियल का मतलब होता है जिनका रियल में इंटरसेक्शन होता है, और रियल में इंटरसेक्शन का मतलब जैसे इमेज से ही बता देता हूं मैं आपको। मान लो कोई लाइट रे गई और मान लेते हैं कि अपने पास में कोई ये लाइट रेज है, मान लो इस मिरर पे टकराई, टकराने के बाद में यहां कन्वर्ज होकर आ रही है, तो यहां इमेज बन रहा है। बोलो इमेज कैसा बना, रियल बना। तो ये जो लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट हो रही है कैसी है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। और अगर ये वर्चुअल बन रही होती तो अपन लोग बोल देते, जैसे मान लो कि अपने पास में मैं ये बोल देता कि भाई यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे ये लाइट रेज इस मिरर पे जाके टकराई, टकराने के बाद में कैसे होंगे बताओ, इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। और वर्चुअल का फॉर्मेशन करेंगे तो ये कन्वर्जिंग कंसेप्ट है या डाइवर्जिंग कंसेप्ट है, डाइवर्जिंग है। तो रियल वाले में कन्वर्जिंग आएगा, वर्चुअल वाले में कैसा आएगा, डाइवर्जिंग आएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। एक एक बात को अपन एक्सप्लेन करते चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बात सुनो, देखो ये इंफॉर्मेटिव बेस्ड सवाल है, इसमें अपना कंसेप्ट दिमाग ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। पहला क्या कह रहा है देखो, बात सुनो, स्टेटमेंट 1 सुनो,
सम मटेरियल्स एक्सिबिट डिफरेंट यंग्स मॉड्यूलस व्हेन टेस्टेड अंडर टेंशन एंड कंप्रेशन। एक्सपेंड करते हैं तो अलग यंग मॉड्यूलस शो कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो अलग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब जैसे स्टील है, ये तो अपने एक आइडेंटिकल बॉडी ले ली, इसमें तो क्या आता है, सेम आता है। जैसे मान लो कंक्रीट आती है, कंक्रीट वॉल होती है, इसके लिए दोनों के लिए अलग होता है। इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं बताओ, ये स्टेटमेंट जो अपने पास होगा ये करेक्ट होगा, सम ऑफ द मटेरियल्स के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर ऑल मटेरियल्स। देखो, स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद द इलास्टिक। देखो, हुक्स लॉ प्रोपोर्शन लिमिट के लिए वैलिड है, इलास्टिक लिमिट के लिए वैलिड नहीं है। प्रोपोर्शन लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों अलग अलग होते हैं। अपन जब ग्राफ बनाते हैं ना तो स्ट्रेट लाइन जाता है वो प्रोपोर्शन लिमिट होता है, उसके बाद में थोड़ा आगे जाता है ये इलास्टिक लिमिट होता है। तो आगे जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन आए, इसका मतलब जो अपने पास में स्टेटमेंट सेकंड होगा वो भी कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो मैं बोलूंगा दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं यहां से बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन मान लेते हैं ना, क्योंकि ये इसका और इसका कोई लेना देना नहीं, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, हुक्स लॉ ये एक्सप्लेन नहीं करता है। पूरा क्लियर? यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, हुक्स लॉ थोड़ा ना डिफाइन करता है उसको, ठीक है। तो अपने पास में बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये मानना आपको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया उन्हें, ध्यान देना भाई, बड़े पैराग्राफ लिख रखे। On viewing the sun from our homes, the sun appears to be orbiting on a approximately circular path. How would we observe the motion of Venus planet from our home? देखो बात सुनो, सन का मोशन ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ दिखाई देता है, और ये कह रहा है कि अपने पास में वीनस का जो मोशन होगा वो कैसा दिखाई देगा अपने घर से देखने पर। घर भाई सीधी सी बात है अर्थ पर होगा, और अर्थ पर अपन रुके, पहले तो सन के मोशन के बारे में बात करते हैं। जनरली क्या है, अपने रेस्पेक्ट में तो अर्थ रेस्ट पर है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, अपने रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो अपन तो रेस्ट पर आए तो रिलेटिव मोशन हो गया, तो अपने को लगेगा सन सर्कुलर ऑर्बिट में चलता हुआ दिखता है, ऐसे आर्क में चलता हुआ दिखेगा। बात समझे, ये रिलेटिविस्टिक मोशन का इफेक्ट है। अपन अपन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर बैठे हैं, तो अब जो रुका हुआ है वो चलता हुआ दिखेगा। बात समझ आई ना, ये आगे। तो पहला देखो क्या कह रहा है, सिंस बोथ द प्लैनेट्स अर्थ एंड वीनस एक्सपीरियंसेस मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द सन, द पाथ ऑफ वीनस एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ वुड ऑल्सो बी अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर। गलत बात है, कारण सुनो कैसे, कारण सुनो कैसे। अर्थ भी जो अपने पास में सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, वीनस भी सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, दोनों की ऑर्बिट अलग अलग है, मोशन दोनों के अलग अलग डिफाइंड है, तो भाई साहब कैसे सर्कुलर दिख सकता है। अगर अर्थ के अराउंड ये घूम रहा होता तो अपन मानते कि सर्कुलर ऑर्बिट में चलता हुआ दिखेगा, रिलेटिविस्टिक मोशन दिखेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। दूसरा देखो, since the force between earth and Venus does not follow inverse square law, the path of Venus as observed from earth would not be circular। देखो सुनो, since the force between earth and Venus does not follow inverse square law, गलत बात है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो सभी में, जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उनमें इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही वैलिड करता है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो भी कैसा हो गया, गलत हो गया। सिंस द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड वीनस डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, करेगा भाई साहब, है ना। सभी जो प्लैनेट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, सभी एक दूसरे पर इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग ही फोर्सेस लगाते हैं। दूसरा देखो, सिंस द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वीनस इज ड्यू टू सन, बिल्कुल सही बात है। द पाथ ऑफ वीनस एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ वुड नॉट बी सर्कुलर, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर क्यों नहीं होगा, इसका रीजन ग्रेविटेशन नहीं है, इसका रीजन रिलेटिविस्टिक मोशन है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सिंस द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वीनस इज ड्यू टू सन, बिल्कुल सही बात है। अर्थ कैसे लगाएगा उतना, है ना, क्योंकि डोमिनेंट कौन है, सन का ग्रेविटेशन डोमिनेंट है, अर्थ खुद उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है भाई, द पाथ ऑफ द वीनस एज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ वुड नॉट बी सर्कुलर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका रिलेटिविस्टिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन की कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये सर्कुलर कब दिखता, जब जो या तो अर्थ जो है वो वीनस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमती, या वीनस जो है वो अपने पास में कोई और ऐसा मोशन बनाता, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, रिलेटिविस्टिक मोशन पॉसिबल नहीं है। चौथा देखो, सिंस प्लैनेट वीनस एक्सपीरियंस फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल, ऐसा कुछ नहीं है यूनिवर्स में, ऐसा थोड़ा ना है कोई रेडिएशन प्रेशर आ गया उसकी वजह से वीनस ने अपनी पोजीशन बदल ली, अर्थ ने अपनी पोजीशन बदल ली, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एक ही करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात। नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आसान सवाल है भाई। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
वर्क डन का फॉर्मूला अपन लोग निकाल सकते हैं, बोलो कितना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो पहला 0 हो गया, उसके बाद में 45 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 आ गया, 1 माइनस 1/√2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ध्यान दो, देखो कुछ सवाल तो बड़े इजी हैं। परपेंडिकुलर फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन है, आर एक्टिंग ऑन ए स्मॉल बॉक्स ऑफ 5 kg, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप खुद ऑप्शन मैच कर लेना, मैं बता देता हूं। देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब 6 न्यूटन इधर मान लिया, इधर वाला अपने पास में 8 न्यूटन मान लिया, और जो रिजल्टेंट फोर्स मैं यहां पर ले रहा हूं, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा √36 + 64 आ गया, तो ये अपने पास में √100 होगा, 10 न्यूटन आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, एफ नेट बाय अगर अपन इसको बोलते हैं तो अपने पास में एम होगा, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, ये भी मान लिया अपन ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। डायरेक्शन कैसे निकालें, मैं यहां से निकाल के बता देता हूं, यहां से मैच नहीं हो तो 8 वाले से मैच कर लेना। ये अल्फा आ गया, बोलो टेन अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, टेन अल्फा आया 8/6, मैं इसको बोल सकता हूं 4/3। तो अपने पास में अल्फा का जो वैल्यू होगा वो टेन इनवर्स 4/3 होगा। कौन से वाले फोर्स से होगा, 6 न्यूटन वाले से होगा। कौन से वाले से होगा, 6 न्यूटन वाले से होगा। ठीक है भाई, अब टेन इनवर्स 4/3 6 न्यूटन से दे रखा है, सापेक्ष टेन इनवर्स 4/3 के कोण पर है। इसका मतलब पहला तो वैसे ही अपने मान लिया, ठीक है, ये वाला वैसे गलत हो गया, अपने सही नहीं है। एट एंगल ऑफ टेन इनवर्स 3/4 विद रेस्पेक्ट टू 6 न्यूटन, ये वैसे गलत हो गया 0.4। तो अपने पास में तो यार इसमें तो मेरे हिसाब से अगर कोई बैठ रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एंगल ऑफ टेन इनवर्स 4/3 विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ये तो सही है, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स 3/4 विद रेस्पेक्ट टू 6 न्यूटन, गलत है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स 3/4 विद रेस्पेक्ट टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन से तो नहीं होगा, लेकिन 8 न्यूटन से जरूर आ जाएगा। ये मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे गड़बड़ कुछ किया होगा, मेरे ऐसा लग रहा है मेरे को, लिखने में ऑपरेटर ने भी गड़बड़ कर दिया होगा। 0.4 मीटर पर सेकंड, शायद दो ऑप्शन करेक्ट है, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे 8 न्यूटन लिखा हुआ होगा, तो अपन ये मान सकते हैं 1 और 3 करेक्ट जाएगा अगर ऐसे होगा तो। और इसमें हो सकता है शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो मेरे हिसाब से 1 और 3 जाएगा। बाकी आप कमेंट में बता भी देना, क्या ऑपरेटर से भी गलती हो सकती है, बड़ा काम नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। An object approaches a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed 5 meter per second square and stops at the focus. ठीक है, which one of the following is true for the image thus produced? An object approaches a convergent lens, ठीक है, अपने पास from the left of the lens with a uniform speed 5 meter per second, ठीक है, and stops at the focus. देखो क्या हुआ, बात सुनो सारे, यहां पे आएगा, ये फोकस लिया, ऑब्जेक्ट को मैं यहां से चला रहा हूं इधर से। तो एक बात तो आप ये सोचें, ऑब्जेक्ट अगर इधर से चलेगा ना, तो इमेज जो आएगी वो इनफाइनाइट से इधर आएगी फोकस की ओर। तो अपने पास में सॉरी, पहले इनफाइनाइट बताया ना फोकस पे, तो इधर जाएगा देखो फोकस से, और मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और ये रियल इमेज बनेगा। ठीक है, ये बात तो समझ आ गया। और जो अपने पास में मैग्निफिकेशन होता है, उस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो, अपने पास में किसके बराबर आएगा, V/U के बराबर अपन मैग्निफिकेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्पीड निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है कि ये 1 सेंटीमीटर चलेगा तो भी 1 चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें चेंजेस आएंगे जब अपन इसका टॉपिक पढ़ते हैं, जो वेलोसिटी अपन ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें लिख भी देता हूं, जैसे अपन ने लिखा 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/v², साथ में मैं यहां लिखूंगा dv/dt। ठीक है, यहां पर आएगा अपने पास में माइनस का, अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो अपने पास में 1/u², साथ में आ जाएगा du/dt, और इसका वैल्यू जो आएगा मेरे पास में 0 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट स्पीड हो गया। तो इमेज का स्पीड अगर अपन लोग निकालें तो dv/dt बराबर ये आएगा माइनस का v/u का होल स्क्वायर, और साथ में मैं लिख देता हूं du/dt। ये ऑब्जेक्ट स्पीड है, ये तो कांस्टेंट है, बट देखो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो मैग्निफिकेशन का ये चेंज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अलग होगी, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अलग रहेगी, इसका मतलब ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जो अपने पास में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो पहला क्या करें, इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, गलत हो गया। इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया। नॉन यूनिफॉर्म से जाएगा, कोई यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये कह रहा है इट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस विद ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गलत है। इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये करेक्ट है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जस्टिफाई होता है। इज क्लियर, मजा आई बात। फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, Which one of the following electromagnetic radiation has the highest photon energy? अब मैं क्या बताऊं यार, इसमें एनर्जी, फोटोन एनर्जी का मतलब क्या होता है, E इज इक्वल्स टू hc/λ। जिसका लेमडा सबसे कम होगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ऐसा अपने पास में कौन सी रेज में आता है, गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो मैं एक काम करता हूं, एल से मल्टीप्लाई और एल से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया अपने पास में वॉल्यूम। तो आर का फॉर्मूला आ गया रो एल स्क्वायर बाई वी, ये तो कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अब ये कह रहा है कि लेंथ को अपन ने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4R। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं 16 पे। 16 क्या है वो भी समझना। ये कह रहा है कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फॉर द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये कह रहा है इट कह रहा है इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक करंट्स। बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक करंट्स की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिज्म आता ही है ना। उस मैग्नेटिज्म को अपन लोग क्या लिखते हैं, m बराबर आई ए। अगर आपको ध्यान हो, आई जो होता है वो ऑर्बिटिंग जो एटॉमिक करंट होता है उसकी वैल्यू होती है, ए जो होता है वो ऑर्बिट का एरिया होता है, ठीक है। तो पहला भी पॉसिबल है। और वन ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, स्पिन क्वांटम नंबर और ये सब डिफाइन करते हैं। तो अपने पास में दोनों ही जो इसके रीजन होंगे वो पॉसिबल होंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ये आपको आंसर लगा देना है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट है। और ऐसा कहां पे लिखा गया है, स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ऐसा नहीं मान सकते, दोनों इंडिपेंडेंट रीजन है। तो अपन बोल सकते हैं सेकंड वाला, बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सेकंड वाली ऊपर वाले को कोई जस्टिफाई नहीं कर रही है, अपन ये मानते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखें। प्रेशर बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या कह रहा है देखो, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। गलत हो जाएगा भाई साहब। अगर मैं प्रेशर को ऐसे लिख दूं एफ वेक्टर बाई ए वेक्टर, ये तो किसी भी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों कंपोनेंट आ गए, कोई भी कंपोनेंट आ सकता है। प्रेशर तो वही फोर्स लगाता है जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा कह रहा है देखो, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द एरिया। बिल्कुल गलत है, मैग्नीट्यूड में दोनों आ गए ना। जैसे मान लो मैंने फोर्स लिख दिया और फोर्स लिखा 2i कैप प्लस 4j कैप, तो फिर तो मैं मैग्नीट्यूड का मतलब तो टोटल लूंगा ना इसको। लेकिन जबकि मेरे काम का क्या है, कोई एक कंपोनेंट काम का होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बोलो क्लियर। इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है भाई साहब, ये बात मैं सही मान रहा हूं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट मान रहे हैं। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरिया कंसिडर्ड। बिल्कुल सही बात है, यूनिट एरिया भी डिफाइंड होता है। अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो प्रेशर इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर बाई ए आता है ना, ये भी मानते हैं अपन। ठीक, प्रेशर कुड बी एन आइसोट्रोपिक इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। ये गलत हो जाएगा। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि किसी पॉइंट पे जो अपन ने प्रेशर डिफाइन कर दिया वो आइसोट्रोपिक और आइडियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सेम एक पॉइंट पे सेम तरीके से अप्लाई होगा, ऐसा नहीं अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ट्रांसमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। बिल्कुल सही बात है, इक्वल ट्रांसमिट होता है। अगर स्टैटिक लिक्विड भरा हुआ उस पर कोई प्रेशर लगाते हैं, सभी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। इसका मतलब अपने पास में स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, सिक्स्थ करेक्ट है। तो अपने पास में 3 स्टेटमेंट करेक्ट आ गए, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि भी अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोबारा बोल रहा हूं, प्रेशर जो डिफाइन होता है वो उसी फोर्स के कंपोनेंट के कारण होता है जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या देखो ध्यान दो, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉर द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ डाइएटॉमिक। देखो डाइएटॉमिक है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास में हो गया 5। तो अपन लोग बोल सकते हैं 3 तो ट्रांसलेशन है, 2 रोटेशन है। अब आगे की बातें अपन लिखते जाते हैं। ये कह रहा है इट ओबेज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है, सारे ही करते हैं, मोनो एटॉमिक हो डाई एटॉमिक हो। और अपन जानते हैं कि अपने पास में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है वो हाफ kT के बराबर होता है। तो रोटेशनल एनर्जी बोलो क्या आ जाएगा अपने पास में, अगर लिखेंगे तो F/2 kT के बराबर हो गया। इसमें F कौन से वाला लेना है, रोटेशन वाले, केवल रोटेशनल वाले की अगर अपन बात करें तो। और टोटल की बात करें तो ट्रांसलेशन रोटेशनल दोनों आ जाएंगे। इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। देखो अपन डाइएटॉमिक की बात कर रहे हैं, अगर सारे ही डाइएटॉमिक है तो एनर्जी सेम होगी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट अपने पास में करेक्ट होगा। चलो ठीक है, इट इज इक्वल टू द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ये गलत हो जाएगा। देखो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है, तो ट्रांसलेशन एनर्जी तो 3/2 kT के बराबर आएगा। और ये वाला बताओ कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 kT के बराबर आएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। चलो भी बहुत बढ़िया। इट इज द 2/3 ऑफ द ट्रांसलेशन काइनेटिक। बिल्कुल सही बात। ये तो देखो 3/2 kT है, ये 2 टाइम्स ऑफ 1/2 kT है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं 2/3 पोर्शन इसका पॉसिबल है। तो अपन मानेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो होगा वो अपने पास में करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बन जाएगा अपने पास में फोर्थ वाला। ठीक है जी, ओके।
तब ऐसी बातें पता नहीं कितनी बार मैंने तुम लोगों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाई होगी, फिर भी अगर तुम्हारा दिमाग क्लिक नहीं किया तो भाई साहब बहुत अच्छे से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट देखो, चार्ज पार्टिकल एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा, काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, पाथ चेंज हो जाएगा। क्या करता है देखो, बात सुनो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, एंगल मैंने थीटा लिया, दो कंपोनेंट आए, पहला कंपोनेंट v cos थीटा आया, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास में v sin थीटा आया। अगर मैं यहां से बोलता हूं तो देखो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से तो पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर, v क्रॉस b बनेगा, सेंटर लगाएगा, पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और पैरेलल कंपोनेंट कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब पार्टिकल जो होगा इस परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर घूमेगा, इसके कारण आगे जाएगा, स्पीड में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन, सिंपल। ठीक है, हेलिकल पाथ पढ़ते हैं ट्रेजेक्टरी पार्टिकल की अपन लोग। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंसीडर फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सीपी माइनस सीवी आर है, मेयर्स रिलेशन होता है, ये गलत हो गया, सीपी बाय सीवी गामा होता है, सीपी एंड सीवी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या बोल रहा है अपने पास में, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंसीडर फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एक परमाणुवीय आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सीपी माइनस सीवी जो हो गया वो तो आर हो गया, सीपी बाय सीवी गामा हो गया, तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये तो भाई साहब मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तापमान पे डिपेंड तो शायद नहीं करता है। इसका मतलब अपने पास में ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सीपी और सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट तो नहीं होता है शायद, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट तो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो जहां तक मुझे ध्यान है स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए डिपेंड तो नहीं करता है। तो मैं ऑप्शन इसके तीनों ही दे रहा हूं, ठीक है ना, अपने फर्स्ट सेकंड और सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, इस पे जा रहा हूं मैं ना, फर्स्ट पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। सीपी एंड सीवी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर के लिए डिफाइन होता है आई थिंक, है ना, तो अपन ऐसा जा सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन पे जा सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 21। क्या देखो ध्यान दो, ये कह रहा है जग फुल ऑफ हॉट वाटर गेट्स filled on a table, it takes some time to cool down to the temperature of surrounding, consider the following statements in the regard। देखो भाई टेबल मान लिया, इसके ऊपर पानी डाला, मान लो पानी फ्लो कर गया, ठीक है भाई। अच्छा, वाटर के लिए सराउंडिंग कौन कौन है? एक तो ये टेबल है, और टेबल के साथ साथ बताओ कौन है भाई? ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। टेबल में तो ये हीट ट्रांसफर करेगा कंडक्शन से, एटमॉस्फेयर में ये कर सकता है रेडिएशन से, बिल्कुल कर सकता है, दोनों काम है। जो कांटेक्ट में होता है, कंडक्शन विदाउट कांटेक्ट तो होता नहीं है, रेडिएशन तो विदाउट कांटेक्ट भी हो जाता है। और कोई बॉडी अगर कूल हो रही है, गर्म बॉडी है, ठंडी हो रही है, तो अपन ये जानते हैं कि भाई साहब रेडिएशन ही उसका एक ऑप्शन है। अगर मान लो गर्म चाय रखी, उसमें से हीट अगर बाहर जा रही है, रेडिएशन मेथड होगा, ठीक है। अब चलो, पहला कह रहा है वाटर कूल्स डाउन एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग, गलत है भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग पे भी फर्क पड़ता है। रेट ऑफ कूलिंग भी उसी हिसाब से चेंज होती जाती है, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। वाटर कूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली एट द टाइम, बिल्कुल सही बात है। जब अपन डेराइव करते हैं, आप थोड़ा सा डेरिवेशन में नहीं करा पाऊंगा, टेम्परेचर में और टाइम में एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। अगर आपको ध्यान हो, log t माइनस टी नोट का अपन एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं, एक इंटरसेप्ट आता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता है, ऐसे अपन लोग जब उसको t के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, बिल्कुल सही बात। While cooling, there is a flow of heat from hot water to table and its surrounding. However, there is also a flow of heat from the surrounding to water. बिल्कुल सही बात है भाई साहब। प्रीवोस्ट थ्योरी याद करो आप, क्या होता है? बॉडी एक साथ दोनों काम करती है, जो एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ज्यादा होती है उसमें रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों काम करते हैं। और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नेट लॉस हुआ या नेट एब्जॉर्ब हुआ। बात समझ आए? तो दोनों काम साथ चलते हैं, एमिशन भी चलता है, एब्जॉर्प्शन भी चलता है। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा ये डिपेंड करता है दोनों का नेट क्या आया, कि नेट एब्जॉर्ब किया या नेट रिलीज किया। बात समझ आ गई सभी को? चलो भाई, तो अपने पास में करेक्ट मान लेते हैं। चौथा पॉइंट देखो, वाटर लॉसेज इट्स एनर्जी टू सराउंडिंग थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ओनली। ये तो वैसे ही गलत हो गया, रेडिएशन भी तो शामिल है अपने पास में, बिल्कुल होगा भाई। पांचवा स्टेटमेंट देखो, वाटर लॉसेज इट्स एनर्जी टू सराउंडिंग थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये अपने पास वैसे करेक्ट हो गया। तो अपने पास ऑप्शन करेक्ट है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अब ऐसा देख लो कहां कहां पे आ रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन।
थ्योरेटिकली डेप्थ की बातें पूछी गई है। बात समझे? अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द मोशन ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बियरिंग इनसाइड ए स्मूथ कर्व्ड बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइटली अबव। देखो यही मामला है, स्लाइटली अबव द लोएस्ट पोजीशन। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, और उसको अपन लिखेंगे तो एक्स बाई एल आता है। जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो अपन लोग अगर मान लो बहुत थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो जब टॉर्क वगैरह का इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क बोलो क्या आता है, एम जी का कंपोनेंट लगाते हैं, एम जी साइन थीटा इंटू एल, ये लगता है। अब मैं कह रहा हूँ ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, मैं कह रहा हूँ एंगल बहुत स्मॉल है, तो अपन लोग यहां से लिखते हैं एम जी, साथ में आएगा एल, साथ में बोलो कौन आएगा यहां से अपने पास में साइन थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एल। और थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को अगर आपको ध्यान हो तो अपन लोग इसको पुट कर सकते हैं एक्स बाई एल से, ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन बन जाएगी स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और जो सिंपल हार्मोनिक होता है वो पीरियोडिक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। तो अपने पास बनेगा फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन सा बनेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कितने सही नहीं है। चलो भाई 23 देखो। टू कोहेरेंट सोर्सेस इन इंटरफेरेंस हैव इंटेंसिटीज आई एंड 4i। इंटेंसिटी है मैक्सिमम एंड मिनिमम, याद करो भाई साहब, अभी तो मैं कराऊंगा ही नहीं, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, आंसर बिल्कुल टिक नहीं करूंगा। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम क्या होता है, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां बोलूंगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप लोग खुद से सोल्व कर लें इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बोर्स मॉडल ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। पेपर बड़ा तगड़ा सेट करा है भाई साहब, सेट करने वाले ने, ए एंड आर स्टेटमेंट बेस्ड, बड़े तुम्हारी रेल बना दी है ना। चलो भाई, ये कह रहा है इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, ये तो हाइड्रोजन बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए डिफाइंड है, ये तो आयोनाइज्ड एटम के लिए डिफाइंड है, मैं ऐसे बोल सकता हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए डिफाइंड है। हाइड्रोजन एटम इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब इट विल नॉट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हीलियम एटम। मैं इस स्टेटमेंट के साथ नहीं जाता, ये हीलियम आयन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। हाइड्रोजन हीलियम, तो अगर मैं बोलूं कि He प्लस आयन होता, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर हीलियम आयन होता तो ये वैलिड होता सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो मैं इसके साथ में नहीं जा रहा हूं भाई। तीसरा देखो, इट प्रेडिक्ट्स बोथ द कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए की करेक्ट होगा, ओनली वन। रीजंस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, कोई ऐसी कोई भाई तुक्केबाजी वाली बात नहीं करनी है, और आप रीजंस के साथ में अपने ऑप्शंस भी मैच करें। क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो। A metal plate is getting heated, which of the following could be the reason of the हीटिंग इफेक्ट पूछा है ना, इसमें शायद मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग होगा, आपको ध्यान हो तो अपने पास में आई स्क्वायर आर टी, ये तो डायरेक्ट करंट होता है ना हीटिंग इफेक्ट का। याद करो भाई साहब, जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होता है उसमें भी पावर लॉस होता है, और पावर लॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू में यहाँ पे कॉस फाई आता है, पावर फैक्टर आता है, आर सर्किट के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वी आर एम एस आई आर एम एस आया तो इसको मैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूं, टाइम के साथ टी लिख सकता हूं। इसका मतलब दोनों में पॉसिबल है, एसी हो चाहे डीसी हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, दोनों में पॉसिबल। दूसरा देखो, द प्लेट इज प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डू नॉट वेरी विद टाइम। मैं इसके साथ में, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कारण क्या, देखो ये प्रोड्यूस तब करता जब अपने पास में यहां से इस मेटेलिक वॉल्यूम में ईडी करंट का इफेक्ट है ईएमआई का, अगर टाइम वेरिंग फील्ड में अगर ये मूव करता, टाइम वेरिंग फील्ड में अगर टाइम वेरिंग फील्ड में मूव करता तो इसमें एक ईडी करंट आता बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसको अपन लोग डी फाई बी बाई डी टी लिखते। अगर ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता तो इसके कारण ईडी करंट जनरेट होते, करंट के इफेक्ट जनरेट होते, और करंट के इफेक्ट जनरेट होते तो अपन बोलते इसमें हीट भी जनरेट होता। बात समझ आए? तो टाइम वेरिंग फील्ड होता तो ऐसा पॉसिबल था, ठीक है भाई। इट इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। ओनली ए डीसी करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, मैं इसके साथ नहीं जाता, एसी डीसी दोनों में ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 जो होगा मैं इसके साथ जाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बड़े बताने वाला सा पेपर बनाया, अच्छा पेपर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कह रहा है देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, लेट इट्स सेंटर डिनोट्स द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो अभी एक्स वाई प्लेन है, यहां पे रखा गया है, अपन ने मान लिया यूनिफॉर्म डेंसिटी है, सेंटर ऑफ मास होगा सेंटर पे, ठीक है।
ये कह रहे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए स्मॉल पीस ऑफ एन इररेगुलर शेप इज टेकन आउट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है हटा लिया, ऑफ द प्लेट एंड ग्लूड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो अभी हटा करके अपन ये बोल देते हैं यहां चिपका दिया, यहां से पोर्शन रिमूव करके, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो अगर यहां चिपका दिया ना तो यहां से तो पोर्शन ही हो गया आउट। अब मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस के अबाउट देखो इधर का मास ज्यादा है, एक्स एक्सिस के अबाउट देखो इधर का मास ज्यादा है, इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसके पर्टिकुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, सेंटर पे नहीं रहेगा। इसका मतलब ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस मैं कह रहा हूं ये शिफ्ट कर गया, और शिफ्ट कर गया इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, ठीक है भाई। अच्छा एक बात सोचो, देखो पहले क्या था, पहले अपन लोगों ने बोला कि भाई जेड एक्सिस के अबाउट जो था, जेड एक्सिस के अबाउट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है देखो ध्यान दो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज देन इंक्रीज्ड एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो वैसे ही गलत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी गलत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स डिक्रीजेस एंड द सेंटर ऑफ मास नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी गलत है। तो एक ही कंडीशन बना, बोलो कौन से में आ जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट कर जाएगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन का रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। देखो जो मास पहले यहां था, जो मास पहले यहां था जेड एक्सिस के क्लोज था, अब ये क्या हो गया, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस बढ़ गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्लियर, चलो जी क्वेश्चन नंबर है 27, क्या कह रहा है ध्यान दो, कह रहा है सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिलीवर्स ए मैक्सिमम पावर टू एन एक्सटर्नल सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर एंड पावर डिलीवर्ड इट टू रेस्पेक्टिवली। देखो क्या होता है, बात सुनो, ये सेल लिया अपन ने, इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिया, यहां से मैं बोल देता हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा लिया। मैं कह रहा हूं ये वेरिएबल है, तो अगर मैं ई मानता हूं, ये आर मानता हूं, इसको आर मानता हूं, तो सर्किट में करंट का वैल्यू आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो बोलो इसके ऊपर पावर कंज्यूम कितना हुआ, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इनटू में आ गया मेरे पास में आर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर। अभी कह रहा है कि पावर जो है वो पावर मैक्सिमम आना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर कैसे आएगा भाई, देखो ध्यान दो, यहां पे पी किसका फंक्शन हो गया, आर का, तो मैक्सिमा की कंडीशन लगा देता हूं मैं, डीपी अपॉन डी आर बराबर कितना आएगा, 0। इसको सोल्व करूंगा तो आर का वैल्यू मेरे पास आर के बराबर आएगा, और आर का वैल्यू आर के बराबर आएगा तो पावर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ई स्क्वायर इंटू यहां पे लिखूंगा मैं आर डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा 4r स्क्वायर, इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 4r के बराबर। तो अपने पास में कंडीशन बनी, ये वैल्यू बन जाएगा आर और ई स्क्वायर बाय 4r। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी, चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब देखो ये तुम ही सॉल्व करोगे, इसको मैं नहीं कराऊंगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कोई एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है, जितना पावर आया उतना पावर गया। मैं कहूंगा एनपी बाय एनएस बराबर, यहां मैं लिखूंगा वीपी बाय वीएस बराबर, ध्यान दो करंट का उल्टा होता है आई एस अपॉन आई पी। अब तुम्हें क्या करना है भाई साहब, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर एनपी 2000 है, एनएस 100 है, कनेक्टेड टू वीपी 220 वोल्ट है, वीएस आ जाएगा। आईएस अपने को दिया हुआ है, इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा, आईपी का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल है, तुम करना, आंसर आता है वो कमेंट करना, सही होगा ये तो तुम निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से क्या टाइम पास करवाओगे इस पे। चलो भाई 29 है, an electromagnetic wave of intensity I falls on a surface kept in vacuum and exert radiation pressure P on it, which of the following statement in this regard are true। देखो बात सुनो सारे, पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट का, लेकिन सोच लो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ hc बाई लेमडा इंटू a इंटू टी, टोटल एनर्जी एट पर यूनिट टाइम एट पर यूनिट एरिया। थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, और n बाई टी को मैं बोल देता हूं n, तो मेरे पास आ गया नम फोटोन फ्रीक्वेंसी होगी, और n hc अपॉन में यहां पर आ गया लेमडा इंटू ए। अब देखो ध्यान दो, मान लो सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, फोटोन गया, फोटोन का मोमेंटम अपने पास में h बाई लेमडा है, टकराया, टकरा करके वापस आया, मोमेंटम में चेंज हुआ 2h बाई लेमडा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स n है, n2h बाई लेमडा, अपने पास में टोटल फोर्स निकालेंगे तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी आएगा, तो मैं लिखूंगा n2h बाई लेमडा इंटू में यहां t आ गया, n बाई टी को मैं स्मॉल n लिख सकता हूं, स्मॉल n इंटू 2h बाई लेमडा, यहां से अपने पास में n h बाई लेमडा को मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो अपने पास में जो प्रेशर का फॉर्मूला आएगा ना, प्रेशर का, फोर्स को रिप्लेस कर दो, यहां से किसकी वैल्यू हटा दो, एन एच बाई लेमडा की, एन एच बाई लेमडा की, तो वैल्यू क्या आएगा, आई ए अपॉन सी आएगा। और अगर मान लो मैं यहां से प्रेशर निकालना चाहूं तो अपने पास में फॉर्मूला आएगा 2i अपॉन सी। ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, परफेक्ट एब्जॉर्प्शन होता तो मैं बोलता आई अपॉन सी आता। अब क्वेश्चन देखो कह रहा है रेडिएशन प्रेशर आई अपॉन सी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, आई अपॉन सी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, रेडिएशन प्रेशर, सही बात है, ठीक है।
चलो अभी बहुत बढ़िया। अब देखो बात सुनो सारे। रेडिएशन प्रेशर इज आई अपॉन सी, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड, गलत हो जाता है। रेडिएशन प्रेशर टू आई अपॉन सी, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज, देखो ये कह रहा है अगर ऐसा आता, ये किस कारण से, पार्शियली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, अगर ऐसा आ जाता मान लो, तो ये कह रहा है कि अपने पास में क्या इसके बीच में आता क्या। चलो चेक कर लेते हैं। देखो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास में यहां से वैल्यू है, जो वैल्यू है अपने, ये कह रहा है कि रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज P ग्रेटर देन I बाई सी लेस देन 2I बाई सी फॉर रियल सर्फेसेस। तो मान लो कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका वैल्यू मैंने 0 पॉइंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मान लेते हैं 0.4, और जो मेरे पास में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो आ गया मान लो 0.6। तो अपन लोग यहां से बोलेंगे एब्जॉर्प्शन के कारण तो 0.6 इंटू आई अपॉन सी, प्लस में बोलो यहां का वैल्यू कितना आया 0.4, साथ में आ गया मेरे पास में 2I अपॉन सी। ठीक है भाई, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से I अपॉन सी को तो ले लिया मैंने बाहर। ठीक है भाई, I अपॉन सी तो बाहर आ गया, यहां बचा 0.6 प्लस का 0.8, 0.8 आएगा तो ये अपने पास में बन गया 1.4, तो ये आ गया 1.4 I अपॉन सी के बराबर। इसका मतलब 2I अपॉन सी से कम है और I अपॉन सी से ज्यादा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी मेरे पास में करेक्ट होगा। तो अपने पास सही आ जाएगा 1, 3 एंड 4। ये लो, ठीक है, हो गया। चलो बढ़िया, थोड़ा सा स्पीड से देखो, बताना पड़ेगा, अपना थोड़ा ऐसे कंप्लीट नहीं होगा नहीं तो। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। पहला कह रहा है इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, पॉसिबल नहीं है, लाइमन होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज द सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद द हायर फ्रीक्वेंसीज गेटिंग क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल सही बात है। अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बाई लिम्डा। मैं कह रहा हूं अगर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ती जाएगी तो लेमडा का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा होगी, लेमडा की रेंज कम होगी, इसका मतलब क्लोजली पैक्ड होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। तीसरा देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व इन एनी ट्रांजिशन, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो मेरे पास में ओनली सेकंड करेक्ट होगा, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या कह रहा है, देखो ए सर्कुलर लूप ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है भाई, एरिया ए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इफ बी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम बी नॉट टू 0। ठीक है भाई साहब, द टोटल चार्ज दैट फ्लोज विल बी। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ईएमएफ निकालो। ईएमएफ आएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है भाई, डेल्टा फाई का मतलब कितना हो गया, पहले फ्लक्स कितना था, बी नॉट ए था, अब कितना हो गया, 0 हो गया। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय बोलो कौन आया, डेल्टा टी है। तो बताओ करंट का वैल्यू कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू बी नॉट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू आर, है ना, I इक्वल्स टू ई बाई आर। अच्छा चार्ज कितना फ्लो कर गया भाई, चार्ज तो फ्लो कर गया I इंटू डेल्टा टी से, तो वैल्यू आ गया अपने पास में बी नॉट ए बाय आर के बराबर। ठीक है साहब, इसका मतलब है ये टाइम पे डिपेंड तो करता ही नहीं है। और अपन ऐसा कंसेप्ट भी पढ़ते हैं कि जो इंड्यूस्ड चार्ज आता है वो इंड्यूस्ड चार्ज बोलो टाइम डिपेंडेंट होता है या टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट। चलो जी ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज फिजिकली पॉसिबल। पहला क्या कह रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, गलत बात। ये तो एक्सेलरेशन की कंडीशन, पॉजिटिव का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन से होता है। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये तो क्या करना चाहिए, रिटार्डेशन की कंडीशन आ गया ये तो। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये कह रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग, ये भी गलत हो गया है। वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, पार्टिकल चेंजिंग डायरेक्शन, पार्टिकल इज चेंजिंग द डायरेक्शन। यार ये तो सारे स्टेटमेंट मेरे को गड़बड़ लग रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीजिंग, पॉसिबल नहीं होगा। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डायरेक्शन ही उल्टा है तो रिटार्डेशन होगा। पहला तो एक्सेलरेशन का कंडीशन आ गया, दूसरे वाला कंडीशन रिटार्डेशन का है, तो स्पीड घटनी चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड इंक्रीजिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो किसका कंडीशन आ गया, रिटार्डेशन का। वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, पार्टिकल चेंजिंग डायरेक्शन, त्वरण शून्य है, वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, पार्टिकल चेंजिंग डायरेक्शन कैसे करेगा, एक्सेलरेशन के बिना तो डायरेक्शन चेंज करने का सवाल ही नहीं है। ये नॉन जीरो का लफड़ा तो नहीं है कोई यहाँ पे, त्वरण शून्य है, वेग शून्य है, त्वरण शून्य है,
फिर भी कण अपनी दिशा बदल रहा है। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फिजिकली पॉसिबल? बिना एक्सेलरेशन के तो डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। लिखने विखने में तो गड़बड़ नहीं करी है किसी ने। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड डिक्रीजिंग है, इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड इंक्रीज करेगा? नहीं, सवाल ही नहीं है। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, पार्टिकल चेंजिंग डायरेक्शन। एक बार मैं पेपर की ओरिजिनल कॉपी देख लेता हूं ताकि गलत नहीं जाए आंसर। थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, पार्टिकल चेंजिंग डायरेक्शन। पॉसिबल नहीं है भाई साहब, ये तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। शायद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। मैं तो भाई साहब अगर ये ऐसे ही ऑप्शन है ना तो मैं तो इसको बोनस दूंगा क्वेश्चन। आज ही कह रहा हूं, याद रखना। बिना एक्सेलरेशन के तो डायरेक्शन चेंज करने का सवाल ही नहीं है। अगर किसी ने इसका आंसर दिया है तो भाई हो सकता है शायद हमने कुछ कम पढ़ा हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखें। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देखो। A bullet of mass m is fired at 45 degree to the horizontal, leaves the barrel of gun with a speed u. During the descent motion, the bullet hits a soft target at a height h above the ground. The bullet emerges from the target with half the kinetic energy it had before hitting the target. How many of the following statements are correct in respect of bullet after it emerges out of the soft target? चलो भाई 45 डिग्री पे छोड़ा, एनर्जी इसका हाफ एम यू स्क्वायर है। मान लो जब ये इसको हिट कर रही है तो इसकी स्पीड वी रही होगी, इसका काइनेटिक एनर्जी आया हाफ एम वी स्क्वायर। बाद वाली एनर्जी बताओ, हाफ एम वी डैश स्क्वायर किसी वेलोसिटी से बाहर आया और ये अपने पास में एम वी स्क्वायर इस काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा, इसका मतलब 1/4 हो गया, ये 2 बच गया। तो वी डैश का वैल्यू तो v/√2 आया, v 1/√2 का मतलब 0.707, तो ये अपने पास में लगभग इसका 70% है। पहला ऑप्शन देखो, द स्पीड ऑफ द बुलेट विल मोर देन हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड, सही बात। 70% तक है भाई, हाफ से ज्यादा है। द स्पीड ऑफ द बुलेट विल बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, गलत है। द बुलेट विल फॉल वर्टिकली आफ्टर द हिटिंग, ना, कुछ वेलोसिटी है तो भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, पाथ कर्व होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के अंडर जा रहा है। बुलेट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ, बिल्कुल गलत है। द बुलेट विल मूव इन ए डिफरेंट पैराबोलिक पाथ, बिल्कुल सही है। स्पीड चेंज हो गया ना, ट्रेजेक्टरी बदलेगी, अब तो कंडीशन बदल गई। इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉफ्ट टारगेट विल इंक्रीज। देखो इंटरनल एनर्जी किसका सिंबल होता है? टेम्परेचर का। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई अपने पास में अगर बुलेट हिट करती है तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, उस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जो टारगेट था उसके पार्टिकल्स ने, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से जो लॉस हुआ वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ms डेल्टा टी से उनका टेम्परेचर बढ़ाएगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं अपने पास में ऑप्शन नंबर 6 सही है। तो आ गया फर्स्ट, उसके बाद में फिफ्थ, उसके बाद में सिक्स्थ। तो अपने पास कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए? फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 3 स्टेटमेंट करेक्ट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 देखें भाई। 34 क्या देखो, एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज लेमिनरली थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल है, ए वी बराबर कॉन्स्टेंट, तो आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। जहां का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां का स्पीड ज्यादा होगा। आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम देखो, रेशियो किसका पूछा है? रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम स्पीड। तो मैक्सिमम किसका होगा? जिसका आर कम होगा उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 35, वाइब्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिकली मेंटेन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो इसको मेंटेन करती हैं कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर एनर्जी डैम्प करती है तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है, ये इसकी एनर्जी को मेंटेन रखता है।
ताकि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होगा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क्स होते हैं, इसके फ्रॉन्क्स जो होते हैं, वो फ्रॉन्क्स क्या करेंगे, टाइम के साथ एनर्जी को डैम्प करते करते वाइब्रेशनल जो इफेक्ट होते हैं उनके डाइल्यूट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑसिलेशन कौन सा होगा, फोर्स्ड होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36 देखें, ठीक है। तो अपने को रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड, जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है ना भाई साहब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट होंगे, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब तो लोअर से हायर की तरफ जाना होता है, हायर से लोअर तो सवाल ही नहीं है, पहला गलत। दूसरा देखो, होल्स इन द वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ये बिल्कुल सही बात है। देखो सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही पार्टिकल्स करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कराता है, होल्स भी कराता है, दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उनका ट्रांजिशन तो कहां से कहां होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में होगा। तो एक होल क्रिएट हुआ कौन से एनर्जी लेवल्स में, लोअर वाले में। अब होल किधर शिफ्ट होगा, जो हायर एनर्जी लेवल में था वो किधर शिफ्ट होगा, लोअर वाले को। होल का मतलब क्या होता है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है बताओ, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो अपन लोग बोल सकते हैं होल्स इन वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, बोला ठीक है। ये कह रहा है होल्स इन द वैलेंस बैंड मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ना, हायर से लोअर की तरफ चलते हैं, हायर से लोअर की तरफ। कारण क्या, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या होगा, यहां से यहां होगा, तो यहां होल क्रिएट हो गया, तो जो यहां पर था वो इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने पास में, जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं कि भाई ये यहां का इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर गया, यहां से यहां शिफ्ट कर गया। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं यहां पे कौन क्रिएट हो गया, हॉल्स क्रिएट हो गए। कौन क्रिएट हुआ, होल्स क्रिएट हुआ। कौन से एनर्जी लेवल में क्रिएट हुआ, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर क्रिएट हुआ। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण अपन बोल सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल्स में होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होल्स इन द वैलेंस बैंड मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। मेरे तरीके से शायद ये होना चाहिए, और कोई करेक्शन होगा तो शायद देखेंगे अपन लोग। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। चलो जी 37 देखो, 37 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। सिंपल सा सवाल है यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोस्ट्रेट लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, सही बात है, रटते हो तुम लोग खूब। द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न वेव नेचर के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ, नाना फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। चलो अभी बहुत बढ़िया, ये भी गलत हो गया। तो अपने पास में दो ही ऑप्शन करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38 देखें क्या कह रहा है। A monoatomic ideal gas at temperature T1 is enclosed in a cylindrical fitted with a cross section piston. The gas is allowed to expand adiabatically. चलो भाई बहुत बढ़िया। T2 और ये कह रहा है L1 और L2 इसके लेवल हैं पहले। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है। अगर मान लो पहले ये L1 पर होगा, अब इसका वॉल्यूम यहां चला गया, देखो 2L1 पर आ गया, तो वॉल्यूम जो है ना V2, वो अपने पास में V2 बराबर 2V1 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, गैस कौन सी है बताओ, गैस तो अपने पास में मोनो एटोमिक है या डाई एटोमिक है, मोनो एटोमिक है। और मोनो एटोमिक होगा तो अपने पास में देखो एक रिलेशन होता है T इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अपन लोग यहां से किसका रेशियो निकालना अपने को, T1 बाई T2 निकालना है। तो T1 बाई T2 बराबर मैं लिखूंगा V2 बाई V1 का पावर गामा -1, कितना होगा, गामा -1 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो तुम खुद से कर सकते हो, ये 2V आ गया, ये V आ गया, पावर आ गया गामा -1, V से V गया, और अपने पास में गैस कौन सा है बताओ, मोनोएटॉमिक है। और मोनोएटॉमिक गैस होगा तो इसके लिए अगर मान लो मुझे गामा लिखना पड़े, तो गामा बराबर क्या होता है भाई, Cp/Cv होता है। और इसका वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करता हूं तो आप इजीली इस वैल्यू को रख सकते हो। गामा मोनोएटॉमिक गैस का कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, डाइएटॉमिक के लिए अलग होता है, मोनोएटॉमिक के लिए अलग होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होता है। और गामा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Cp/Cv के बराबर होता है, Cp/Cv के बराबर होता है। मोनोएटॉमिक है तो 3/2R होगा, कितना होगा, Cv का वैल्यू याद है क्या आप, Cv का वैल्यू बोलो किसके बराबर होता है, 3/2R होता है। तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा Cp निकालें तो Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R। तो Cp का वैल्यू बोलो कितना होगा, R प्लस Cv होगा। तो इसका वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अगर मैं इसको लिखूंगा तो 5/3 रेशियो बनेगा, 5/3 -1 मतलब 2/3 हो गया। तो 2 का पावर 2/3 अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टी की पावर गामा माइनस। क्वेश्चन नंबर 39 देखें क्या कह रहा है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम
फिक्स्ड ऑन द वाई एक्सिस +15 और -15 पे। ठीक है भाई साहब, एक तो +15 पे, +15 पे बोलो कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, अगले वाला कौन सा है, -15 पे, बोलो कितना है, -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, एट द ओरिजिन देखो पोटेंशियल तो जीरो आ गया, स्केलर क्वांटिटी इक्वी डिस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। -2 तो इधर बनाएगा, +2 वाला इधर बनाएगा, तो नॉन जीरो आएगा, तो V0 E नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन स्पेरिकल सेल। देखो सेल का होलो है, अगर होलो है तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कैसा ही हो, चार्ज तो कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, जीरो आएगा। और आउटसाइड अपन सब जानते हैं, बोलो क्या होता है, KQ/R² होता है। तो अगली डिस्टेंस बोलो कितना था, 2R था, 2R था। तो अपन लोग इसको ये बोल सकते हैं कि भी अपने पास में अगर ये रेशियो निकालें तो एट ए पॉइंट R इक्वल्स टू 2R आ गया ना, और टोटल चार्ज कितना है, R है, तो अपन लोग यहां से बोल सकते हैं KQ/R² बोल सकते हैं। ठीक है, तो यार ये तो एक वैल्यू तो जीरो आ जानी चाहिए अपने पास में यहाँ तो ये पूछ रहा है R इक्वल्स टू R/2 पे और R इक्वल्स टू 2R पे। ठीक है, R इक्वल्स टू, तो यार ये रेशियो फिर तो ऐसे 0:1, तो आंसर तो फिर तो जीरो आना चाहिए। R/2 पे और E इक्वल्स टू 2R पे लिखेंगे तो जीरो बनेगा अपने पास में, एक पॉइंट पे तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे तो। ठीक है, R/2 पे तो क्योंकि इनसाइड द सेल आ गया, और इनसाइड द सेल का मतलब यहाँ तो चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, फील्ड जीरो होगा। और एक R इक्वल्स टू 2R पे जाए तो KQ/R² होता है, और KQ/R² करोगे तो R² का मतलब कितना आ जाएगा, तो 2R² आ गया। तो मैं इसको तो लिखूंगा तो ये वैल्यू तो अपने पास में KQ/4R² आ रहा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। R/2 पे तो जीरो आना चाहिए यार, ऑप्शन तो सही लिखेंगे अपन ने, 1:0, 0:1, 1:4, तो मेरे हिसाब से तो ये 4:1 ऐसा तो बनना नहीं चाहिए, फील्ड जीरो ही बनेगा यहाँ पे, तो जीरो बन गया तो रेशियो जीरो हो जाएगा ना, क्या बनेगा इसका फिर, किससे कंपेयर करें। ये अपने क्वेश्चन थे 40। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने सभी ने बहुत बढ़िया करे होंगे। डिस्कशन थोड़ा डिटेल्ड मैंने कर दिया है, मैच कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट है पूछते रहना, कमेंट में कमेंट मारते रहना। जयराम जी की ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।